अगर आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिस भाषा को वो समझता है तो बात दिमाग तक जाती है, और अगर उसको अपनी भाषा में बात करते हो तो बात दिल तक जाती है। ये कथन है नेल्सन मंडेला का। जी हाँ, भाषा किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होती है, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की पहचान होती है। हम दूसरे पहलू से देखें तो भाषा किसी समाज, क्षेत्र और देश के कल्चर का रोड मैप होती है। आज हम भाषा और लैंग्वेज की क्यों बात कर रहे हैं? आज हम बात करने वाले जो सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन करने की बात की है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ये R1, R2, R3 ये कौन सा फॉर्मूला है और इसमें क्या है ऐसा। होना तो ये L1, L2, L3 चाहिए, बट ये R1, R2, R3 क्यों हो गया? क्या हिंदी लैंग्वेज इंपोज की जा रही है, जबरदस्ती थोपी जा रही है? एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या इंग्लिश लैंग्वेज को हटाया जा रहा है? जो स्टेट है, नॉन स्पीकिंग हिंदी कह सकते हैं हम, वो स्टेट इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और स्टेट के पास ऐसा कौन सा अधिकार है? इन्हीं बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये वीडियो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर के लिए बहुत जरूरी बन जाती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये नया आइडिया है? जी नहीं, ये आइडिया पहले भी आ चुका है। हम कह सकते हैं ओल्ड बोटल न्यू वाइन। जी हाँ, 1964 के अंदर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक कोठारी कमीशन बना था, और इस कोठारी कमीशन ने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का, और उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इस तरीके से बनाया था। मींस जो स्पीकिंग हिंदी स्टेट है वो इंग्लिश, हिंदी और कोई भी प्रेफरेबल लैंग्वेज जो साउथ इंडियन की होगी वो ले सकते हैं, और जो नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट है वो इंग्लिश और हिंदी और कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे कि तमिल और तेलुगु। इस फॉर्मूले को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सबसे पहले देश की थी 1968, उसमें अडॉप्ट भी किया गया था, क्योंकि कोठारी कमीशन ने कहा था अगर भारत को जोड़ना है तो पहले भाषाओं को जोड़ना पड़ेगा, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन धरातल पर इसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ ये हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। दोबारा से 1986 के अंदर फिर से दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें फिर से ये अडॉप्ट किया गया था, लेकिन वही फिर से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर न्यू मॉडर्नाइजेशन और प्रोग्रेस को देखते हुए कुछ इंटरप्रिटेशन करके इसके कुछ फॉर्मूला ऐड किए गए हैं। आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। तो मोटा मोटा हम ये समझ चुके हैं कि भारत देश के अंदर 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, 1968, 1986 और 2020। तो अब हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये R1, R2, R3 है क्या। तो R1 के अंदर वो लैंग्वेज रखी गई है जो कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज है। मदर टंग मतलब मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्र की भाषा। जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में कह सकते हैं मदर टंग का मतलब माँ बोली, मतलब जो अपनी लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है, और रीजनल जो उस क्षेत्र में बोली जा रही है जिस क्षेत्र में वो बच्चा रह रहा है, तो R1 में वो लैंग्वेज आएगी। R2 के अंदर वो लैंग्वेज आएगी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं शेड्यूल या 8वीं अनुसूची में दिया गया है, उसके अंदर 22 लैंग्वेज दी गई है। ये 22 लैंग्वेज ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्निशन दे रखी है, और इसके लिए सरकार इसको प्रमोट और इसको प्रोटेक्शन देती है। तो R2 के अंदर ये 22 लैंग्वेज रखी गई है, और R3 के अंदर है इंग्लिश और बाकी की फॉरेन लैंग्वेज। इस तरीके से R1, R2 और R3 को फ्रेम किया गया है। अब एक गणित या इक्वेशन से समझ सकते हैं ताकि अच्छी से क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई हरियाणा और दिल्ली का बच्चा है, उसने R1 से हिंदी लैंग्वेज ले ली। अब हिंदी क्यों ली? क्योंकि उसकी मदर टंग है और उसकी रीजनल लैंग्वेज है। और R2 से उसने कोई तमिल या तेलुगु ले ली, और R3 से उसने इंग्लिश या कोई जर्मन लैंग्वेज ले ली। तो इस तरीके से इक्वेशन बना के उसने अपने लैंग्वेज का 3 फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये क्लास 6 से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, न कि 9th और 10th से। इसको ऐसे इंप्लीमेंट किया जाएगा कि 2026 और 27 के सेशन के अंदर जो बच्चे 6 स्टैंडर्ड के अंदर आ रहे हैं वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ेगा, और 28, 29 और 30 तक, 10th तक वो बच्चा पहुंचने तक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या 3 लैंग्वेज को पास करना उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा। जी हाँ, यही टेक्निकल पॉइंट है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी कंपलसरी चीज क्या है?
R1 R2 ये जो भारतीय मूल की लैंग्वेज होनी चाहिए, मींस इंडियन ओरिजिन लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो कंपलसरी है। अदरवाइज ये सिस्टम रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। ये थोपी नहीं जा रही है, ये स्कूल की अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर, स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, उनको ये कह सकते हैं एक फंक्शन दिया गया है, एक रूम दिया गया है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ये कोई रिजिड नहीं है, कोई थोपा नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरा जो वेलकमिंग और प्रोग्रेसिव स्टेप हम कह सकते हैं जो सीबीएसई ने प्रपोज किया है, वो 9th और 10th क्लास के लिए किया है। ये बड़ा अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। ये साइंस और मैथ के लिए है, मतलब इसको हम कह सकते हैं ड्यूअल सिस्टम, टियर 2 लर्निंग मेथड कह सकते हैं। मतलब कि एक मैथ का स्टैंडर्ड होगा और एक होगा एडवांस मैथ। मींस मैथ को दो तरीके से बांट दिया, एडवांस मैथ और स्टैंडर्ड मैथ। जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और साइंस की स्टडी होगा वो हर बच्चे को पढ़नी पड़ेगी, हर बच्चे को पास करनी पड़ेगी। लेकिन जो एडवांस साइंस और मैथ होगा, वो जो बच्चा इंटरेस्टेड है साइंस और मैथ के अंदर, वो बच्चा उसका एग्जाम देगा। मसलन हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एग्जाम हो गए और जो एडवांस मैथ का जो बच्चा देगा वो एग्जाम के बाद उसका फिर से एग्जाम होगा, और ये जो मार्क्स होंगे ये मार्कशीट के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब अचीवमेंट में लिखा जाएगा। जो टोटल मार्क्स है उनमें नहीं लिखा जाएगा। ये बच्चे का जो होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसका जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर और करिकुलम का, उस हिसाब से बनाया जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। तो हम कह सकते हैं ये एक वेलकमिंग स्टेप है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो स्टेट है वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है, 7th जो सूची है, उसके अंदर ये चीज बताई गई है कि किस विषय के ऊपर कौन सी सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब सेंट्रल लिस्ट में जो विषय आएंगे उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, उसके अंदर जो विषय आएंगे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकती है। और एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसलिए सेंटर कानून तो बना सकती है और स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है उसका इंप्लीमेंटेशन करे या ना करे। इसलिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मींस स्टेट इसका विरोध भी कर सकता है और अडॉप्ट भी कर सकता है। इसलिए तमिलनाडु जो स्टेट है और साउथ इंडिया की जो स्टेट है वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदी को इंपोज किया जा रहा है। इस तरीके से हम देखें तो स्टेट तमिलनाडु जो है उसने आज तक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं किया, वो 2 लैंग्वेज फॉर्मूले पे ही है, इंग्लिश और तमिल। वो यही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। तो ये सारी क्लैरिटी थी और ये सारी कंफ्यूजन थी। लेकिन सवाल फिर से खड़ा रहता है और सबसे बड़ा सवाल फिर से सामने आ जाता है, क्या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एजुकेशन सिस्टम में जो गैप है उसको सोल्व कर पाएगा? कौन से गैप की बात कर रहे हैं हम? 3 गैप की बात कर रहे हैं। वो गैप सबसे पहला गैप आता है एजुकेशन वर्सेस स्किल गैप। दूसरा गैप आता है कॉलेज वर्सेस इंडस्ट्रियल गैप। और सबसे बड़ा गैप आता है प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरेटिकल गैप। ये 3 गैप किस तरीके से पूरे होंगे? आपको नहीं लगता इन गैप को पूरा करने के लिए पॉलिसीज आनी चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम और अच्छा बने, एम्प्लॉयमेबिलिटी और बढ़े? तो कमेंट बॉक्स में जाइए कि इन गैप को खत्म करने के लिए आपके पास कौन कौन से राय है, ताकि हम एक आइडिया जनरेट कर सकें, ताकि हम एक सॉल्यूशन की साइड जा सकें। तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कुछ क्लैरिटी आ सके। धन्यवाद, बने रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसे लगा।